नमस्कार दोस्तों, टेल्स बाय संदीप में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक बेहद शानदार साइंस फिक्शन फिल्म जिसका नाम है इंटरस्टेलर। इस मूवी के निर्देशक हैं मेरे पसंदीदा द लेजेंड क्रिस्टोफर नोलन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। कहानी की शुरुआत होती है कूपर से, जो पहले नासा में पायलट हुआ करता था। कहानी उस समय की है जब पृथ्वी पर वैज्ञानिकों की नहीं बल्कि किसानों की जरूरत है। पृथ्वी में चारों तरफ भयंकर धूल भरे तूफान आते हैं जो फसलों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। इसी कारणवश अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कूपर भी अब किसान बन चुका है। कूपर के परिवार में उसका बेटा टॉम है, जो पढ़ाई में औसत है, और उसकी बेटी मर्फ है, जिसे विज्ञान और पढ़ाई में गहरी रुचि है। साथ ही कूपर का ससुर भी उनके साथ रहता है और बच्चों का ध्यान रखता है। एक दिन मर्फ कूपर को बताती है कि उसके कमरे में जो बुक शेल्फ है उसमें से किताबें अपने आप गिर जाया करती हैं। मुझे लगता है कि इस कमरे में कोई भूत है, और वो भूत कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं, जो मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। इस पर कूपर उसे समझाते हुए कहता है, भूत वूत जैसा कुछ नहीं होता। अगली बार जब ऐसा कुछ हो तो उसे ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। एक रोज जब कूपर अपने बच्चों के साथ बेसबॉल मैच देख रहा होता है, तभी वहां सायरन बजने लगते हैं, क्योंकि वहां भयंकर धूल भरी आंधी आ जाती है। जैसे तैसे कूपर अपने बच्चों को लेकर घर पहुंच जाता है। घर पहुंचकर उसे पता चलता है कि पूरा घर धूल से भर गया है। कूपर जब मर्फ के कमरे में जाता है तो देखता है कि वहां फर्श पर धूल से अजीब तरह की लाइनें बनी हुई हैं। वो लाइनें देखकर कूपर सोच में पड़ जाता है कि ये लाइनें आखिर कैसे बनी। तभी मर्फ कहती है, मैंने आपसे कहा था कि इस कमरे में जरूर कोई भूत है। कूपर मर्फ से कहता है, आज रात तुम टॉम के कमरे में जाकर सो जाओ, मैं इन लाइनों को समझने की कोशिश करूंगा। सुबह जब मर्फ कूपर के पास आती है तो कूपर उसे बताता है कि बुक शेल्फ से किताबें इसलिए गिर जाती हैं क्योंकि इस कमरे में गुरुत्वाकर्षण बल कुछ ज्यादा है। कूपर, जो पहले एक वैज्ञानिक रह चुका है, यह समझ जाता है कि धूल से बनी लाइनें असल में एक बाइनरी कोड है। कूपर धूल से बनी उन लाइनों को डिकोड करता है और उसे एक जगह के कोऑर्डिनेट मिलते हैं। इसके बाद कूपर और मर्फ दोनों उस स्थान की ओर निकल पड़ते हैं। कूपर अपने मैप में दिखाई गई लोकेशन तक पहुंचता है, लेकिन वहां उसे गेट के बाहर कोई नजर नहीं आता। वह बोल्ट कटर से गेट पर लगे फेंस को काटने के लिए आगे बढ़ता है। तभी सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें देख लेते हैं और कूपर व उसकी बेटी दोनों को पकड़ लेते हैं। अगले सीन में रोबोट टार्स कूपर से सवाल करता है, तुम्हारे मैप में यहाँ की लोकेशन के कोऑर्डिनेट थे, आखिर तुम्हें इस जगह का पता कैसे चला? कूपर गुस्से में खड़ा हो जाता है और कहता है, मेरी बेटी कहाँ है? तभी वहां एक वैज्ञानिक आती है जिसका नाम एमिलिया है। वह टार्स रोबोट को पीछे हटने को कहती है। कूपर उससे पूछता है, तुम कौन हो? वह जवाब देती है, मैं डॉक्टर ब्रांड हूँ। कूपर बोलता है, मैं डॉक्टर ब्रांड को जानता हूँ, वह प्रोफेसर है। प्लीज मुझे बताओ मेरी बेटी कहाँ है, मैं उसे लेकर बहुत चिंतित हूँ। तुम मेरी बेटी दे दो, जो भी जानना है वह मैं तुम्हें बताऊंगा। एमिलिया टार्स से कहती है कि वह लड़की को कॉन्फ्रेंस रूम तक पहुंचा दे। इसके बाद एमिलिया कूपर से कहती है, तुम्हारी बेटी ठीक है। ये सुनकर कूपर चैन की सांस लेता है। अब एमिलिया और कूपर भी कॉन्फ्रेंस रूम की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही एमिलिया कॉन्फ्रेंस रूम का गेट खोलती है, मर्फ दौड़कर कूपर को गले लगा लेती है। वहां कूपर की मुलाकात प्रोफेसर ब्रांड और कुछ वैज्ञानिकों से होती है। क्योंकि कूपर पहले नासा में काम कर चुका था, प्रोफेसर ब्रांड और कूपर एक दूसरे को पहचान लेते हैं। एक वैज्ञानिक कूपर से पूछता है, हमें बताओ तुम्हें इस सीक्रेट जगह का पता कैसे चला? कूपर उन्हें समझाता है कि हमें यहाँ के लोकेशन के कोऑर्डिनेट एक रहस्यमयी ढंग से मिले हैं। इतने में मर्फ बोल पड़ती है, हमें यह सब ग्रेविटी की मदद से पता चला है। मर्फ की यह बात सुनकर डॉक्टर डॉयल चौंक जाते हैं और कहते हैं, ग्रेविटेशनल अनोमली से तुम्हारा क्या मतलब है? उनके शब्दों से ऐसा लगता है कि वे पहले से ही कुछ जानते हैं। कूपर कहता है, देखो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले तुम मुझे यह आश्वासन दो कि मेरी बेटी और मुझे यहां से जाने दोगे। इतने में प्रोफेसर ब्रांड खड़े होते हैं और कूपर को बताते हैं कि हम नासा से हैं। नासा अब भी काम कर रही है। यह सब सुनकर कूपर चौंक जाता है। प्रोफेसर ब्रांड कूपर को अपने साथ लॉन्च चैम्बर में ले जाते हैं, जहां कूपर एक विशाल फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखता है। प्रोफेसर ब्रांड कूपर को बताते हैं कि वे नासा के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि पब्लिक कभी भी नहीं चाहेगी कि इतने कठिन समय में जब लोग भूख से मर रहे हैं, नासा स्पेस प्रोजेक्ट्स में पैसे खर्च करे। प्रोफेसर ब्रांड उसे समझाते हुए कहते हैं कि एक समय आएगा जब पृथ्वी से सारी फसलें नष्ट हो जाएंगी। यही नहीं, पृथ्वी का ऑक्सीजन लेवल भी धीरे धीरे कम हो रहा है। जो लोग भुखमरी से बच जाएंगे वो खुद को बेकार हवा के कारण दम घुटने से कैसे बचाएंगे? कूपर पूछता है, तो मुझे बताओ प्रोफेसर ब्रांड, तुम्हारा क्या प्लान है इस पृथ्वी को बचाने के लिए? प्रोफेसर ब्रांड कहते हैं, हमें पृथ्वी को बचाना नहीं
पल कि इसे छोड़कर जाना है, कूपर आश्चर्य से पूछता है, भला हम पृथ्वी को छोड़कर कहां जाएंगे? इस सवाल के साथ सभी एक मीटिंग में बैठते हैं जहां प्रोफेसर ब्रैंड, डॉक्टर रोमिली, एमिलिया, डॉक्टर डॉयल और कूपर अपनी अपनी कुर्सियों में बैठे होते हैं। डॉक्टर रोमिली बताते हैं, 48 साल पहले शनि ग्रह के पास एक वर्म होल अपने आप प्रकट हुआ था जो हमें दूसरी गैलेक्सी तक पहुंचाता है। कूपर बोलता है, वर्म होल कोई अपने आप प्रकट होने वाली चीज नहीं है। एमिलिया कहती है, किसी ने उसे वहां प्रकट किया है। डॉक्टर डॉयल कहते हैं, हमने उस दूसरी गैलेक्सी में 12 प्रोब्स भेजे थे जिनसे हमें 3 संभावित रहने लायक ग्रहों का संकेत मिला है। कूपर आश्चर्य से कहता है, तुमने उस वर्म होल में प्रोब्स भेजे? प्रोफेसर ब्रैंड बताते हैं, हमने 10 साल पहले कुछ लोगों को उस वर्म होल के माध्यम से दूसरी गैलेक्सी में भेजा था। डॉक्टर डॉयल आगे बताते हैं, हर व्यक्ति के पास 2 साल का लाइफ सपोर्ट था। उनका मिशन यह था कि अगर वे कोई निवास योग्य ग्रह पाएं तो हमें सिग्नल भेजें। इतने में कूपर कहता है, तुम्हारे पास इतने रिसोर्सेस नहीं हैं कि तुम सभी 12 प्रोब्स का दौरा कर सको। एमिलिया इसका जवाब देते हुए कहती है, हमें 3 ग्रहों का प्रॉमिसिंग डेटा मिला है। हम केवल उन्हीं 3 ग्रहों पर जाएंगे और उनका अवलोकन करेंगे। इतने में कूपर पूछता है, मान लो अगर हमें कोई ऐसा ग्रह मिल भी गया जिसमें मानव जीवन पनप सकता है, तो भला हम पृथ्वी के इतने सारे लोगों को उस ग्रह तक कैसे पहुंचाएंगे? इस पर प्रोफेसर ब्रैंड कहते हैं, इसके लिए हमारे पास प्लान ए है। प्रोफेसर ब्रैंड कूपर को दोबारा लॉन्च चैम्बर में ले जाते हैं और उसे ध्यान से इस चैम्बर का निरीक्षण करने को कहते हैं। कूपर जब ध्यान से देखता है तो उसे समझ आता है कि यह पूरी बिल्डिंग ही एक स्पेस शटल है। कूपर प्रोफेसर ब्रैंड से कहता है, पर इतनी बड़ी स्पेस शटल को टेक ऑफ कैसे करोगे? प्रोफेसर ब्रैंड जवाब देते हैं, कूपर, मैं ग्रेविटी को ऑब्जर्व करने पर काम कर रहा हूं और उसकी इक्वेशन को सुलझाने की कोशिश में हूं। अगर मैं ऐसा कर पाया तो हम इस पूरे स्पेस शटल को यहां से टेक ऑफ करने में सफल हो पाएंगे। कूपर निराशा भरे स्वर में कहता है, पर तुमने अब तक वह ग्रेविटी की इक्वेशन सॉल्व नहीं की है। तभी एमिलिया कहती है, इसके लिए हमारे पास प्लान भी है। हमारी मुख्य समस्या है ग्रेविटी। भारी संख्या में ह्यूमन लाइफ को किसी रहने योग्य ग्रह तक कैसे पहुंचाया जाए। हमारे पास 5000 भ्रूण हैं जिनके जरिए हम वहां ह्यूमन कॉलोनी स्थापित कर पाएंगे। इतना सुनकर कूपर कहता है, और अगर प्लान बी को देखा जाए तो पृथ्वी पर रह रहे लोगों का क्या होगा? क्या हम उन्हें पीछे ही छोड़ देंगे? प्रोफेसर ब्रैंड कहते हैं, मैं चाहता हूं कि तुम मुझ पर भरोसा करो कूपर। तुम अपने मिशन पर जाओ और एक निवास योग्य ग्रह खोजो। जब तक तुम वापस आओगे मैं ग्रेविटी की इक्वेशन को सॉल्व कर चुका होऊंगा। कूपर प्रोफेसर ब्रैंड के इस मिशन के लिए तैयार हो जाता है। कूपर के मिशन पर जाने के फैसले से मर्फ बेहद नाराज हो जाती है। अगले दिन मिशन पर जाने से पहले कूपर उससे आखिरी बार मिलने उसके कमरे में आता है। मर्फ उससे कहती है कि उसने मोर्स कोड को डिकोड कर लिया है और वो मैसेज कहता है, स्टे, यानी यही रुक जाओ। कूपर मर्फ को समझाने की कोशिश करता है कि उसका लौटना तय है। कूपर मर्फ को एक घड़ी देता है और अपनी डुप्लीकेट घड़ी दिखाते हुए कहता है कि जब वो अंतरिक्ष में होगा तब समय उसके लिए अलग ढंग से गुजरेगा, कभी प्रकाश की गति से, कभी हाइपर स्लीप में, और ब्लैक होल के करीब समय और भी धीमा हो जाएगा। कूपर कहता है, जब मैं वापस आऊंगा तो हमारी उम्र में ज्यादा फर्क नहीं होगा। मर्फ डरते हुए पूछती है, मतलब तुम्हें नहीं पता कि तुम कब लौटोगे? मर्फ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कूपर उसे इस हाल में छोड़कर चला जाता है। कूपर अपनी टीम के साथ मानव जाति की आखिरी उम्मीद बनकर अंतरिक्ष की ओर निकल पड़ता है। इस टीम का मुख्य उद्देश्य उन 3 ग्रहों मिलर, मैन और एडमंड की जांच करना है जिनसे संकेत मिले हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वहां इंसानी जीवन पनप सकता है या नहीं। रॉकेट के अंतरिक्ष में दाखिल होते ही सभी अपने स्पेस शटल से मुख्य स्पेसशिप एंडोरेंस की ओर बढ़ते हैं। वे एंडोरेंस को अपने शटल से कनेक्ट करते हैं और अब शनि ग्रह की ओर यात्रा शुरू करते हैं। चूंकि शनि तक पहुंचने में लंबा समय लगेगा, सभी अपने अपने स्लीपिंग पॉड में चले जाते हैं। स्लीपिंग पॉड में जाने से पहले कूपर अपने घर वालों के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करके प्रोफेसर ब्रैंड के जरिए भेज देता है। समय बीतता है और सभी जब अपने स्लीपिंग पॉड से जागते हैं तो वे शनि ग्रह के पास पहुंच चुके होते हैं। कूपर अपने घर वालों द्वारा भेजे गए रिकॉर्डेड संदेश को सुनता है। डॉक्टर रोमिली शनि ग्रह के पास स्थित वह माहौल के बारे में कूपर को समझाते हैं कि यह अंतरिक्ष में एक सुराख जैसा है। रोमिली कहते हैं, मान लो तुम्हें अंतरिक्ष में एक स्थान से बहुत दूर किसी दूसरी जगह जाना हो तो तुम इस वमहोल के जरिए इस प्रकार बहुत ही कम समय में वहां पहुंच सकते हो। सभी वमहोल की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही वे वमहोल में प्रवेश करते हैं, उनका स्पेसशिप कई आकाश गंगाओं से होकर गुजरता है। कुछ समय बाद उनका स्पेसशिप वमहोल के दूसरी ओर पहुंचता है। अब वे उस अनजानी और नई गैलेक्सी में होते हैं जहां 3 संभावित ग्रह उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि पहले किस ग्रह पर जाया जाए। टीम को यह जानकारी मिलती है कि मिलर और मैन ग्रहों से उन्हें सिग्नल मिल रहा है, लेकिन एडमंड ग्रह से कोई सिग्नल नहीं आ रहा क्योंकि उसका ट्रांसमीटर फेल हो चुका है। डॉक्टर रोमिली बताते हैं कि वे मिलर ग्रह जा सकते हैं, लेकिन वह गारगंटुआ ब्लैक होल के पास है। ब्लैक होल के विशाल ग्रेविटेशनल पुल की वजह से मिलर ग्रह पर बिताया गया 1 घंटा पृथ्वी के 7 सालों के बराबर होगा। कूपर यह सुनकर निराश हो जाता है क्योंकि अगर मिलर ग्रह पर थोड़ी भी देर हुई तो पृथ्वी पर कई साल निकल जाएंगे। डॉक्टर डॉयल कहते हैं कि मैन ग्रह पर जाने में कई महीने लगेंगे और एडमंड ग्रह उससे भी ज्यादा दूर है। हमें मिलर ग्रह जाना ही होगा क्योंकि मिलर ग्रह से अच्छे संकेत मिले हैं, वहां पानी और पेड़ पौधे हैं। अब क्योंकि ब्लैक होल के कारण समय सभी के लिए एक समस्या बन रहा है, कूपर अपनी समझदारी का परिचय देता है और टीम को एक रणनीति बताता है। वह कहता है कि हम सीधे मिलर ग्रह की कक्षा में न जाकर ब्लैक होल के पास से होते हुए जाएंगे। ब्लैक होल के टाइम शिफ्ट से बचकर हम मिलर ग्रह के ऊपर पहुंच के मैं रेंजर को मिलर ग्रह में उतार दूंगा। इस योजना के अनुसार भले ही ईंधन अधिक खर्च होगा, लेकिन हमारा समय बहुत बच जाएगा। सभी इस शानदार योजना के साथ मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं। डॉक्टर रोमिली और टार्स वहीं रुक जाते हैं, जबकि कूपर, एमिलिया, डॉक्टर डॉयल और रोबोट केस रेंजर के साथ मिलर ग्रह की ओर बढ़ते हैं। प्लान के मुताबिक सभी मिलर ग्रह पर पहुंच जाते हैं। कूपर रेंजर में ही रुकता है, जबकि बाकी टीम पानी में उतरकर मिलर के पुराने रेंजर के सिग्नल को खोजने लगती है। थोड़ी देर बाद उन्हें पुराने रेंजर का मलबा मिलता है। एमिलिया अब पहाड़ियों की ओर बढ़ने लगती है, पर कूपर गौर से उन पहाड़ियों को देखता है तो उसे एहसास होता है कि वे असल में विशाल लहरें हैं जो उनकी ओर तेजी से बढ़ रही हैं। कूपर तुरंत सभी को चेतावनी देता है और रेंजर में लौटने का निर्देश देता है। एमिलिया हालांकि कूपर की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए कहती है कि वे मिलर का डेटा लिए बिना वापस नहीं जा सकती और पुराने रेंजर के मलबे में फंस जाती है। लहरें अब तेजी से उनकी ओर बढ़ रही होती हैं। डॉक्टर डॉयल केस को एमिलिया की मदद करने के लिए कहते हैं। केस तुरंत एमिलिया को मलबे से बाहर निकालकर उसे रेंजर में ले आता है, मगर इससे पहले कि डॉक्टर डॉयल रेंजर में लौट पाते, लहरें उन्हें चपेट में ले लेती हैं और दुर्भाग्यवश डॉक्टर डॉयल पानी में बह जाते हैं। कूपर जल्दी से रेंजर का गेट बंद कर देता है, लेकिन पानी का एक बड़ा हिस्सा रेंजर के अंदर भर जाता है, जिससे उसका इंजन चालू नहीं हो पाता। लहरों के दबाव में रेंजर एक बार फिर मिलर ग्रह की जमीन पर आ जाता है। अब सभी पानी निकलने का इंतजार करते हैं। इस हालात के कारण कूपर एमिलिया पर उसकी लापरवाही के लिए बेहद नाराज होता है। एमिलिया की इस गलती की वजह से डॉक्टर डॉयल की जान चली जाती है। इतने में केस बताता है कि पानी को पूरी तरह से निकालने में 45 मिनट से 1 घंटे तक का समय लगेगा। इस दौरान कूपर एमिलिया से पूछता है, क्या कोई संभावना है कि हम ब्लैक होल में जंप करके समय में पीछे जा सकें और अपने कुछ साल बचा सकें? एमिलिया समझाते हुए कहती है, टाइम इज रिलेटिव। हम समय को खींच सकते हैं, सिकोड़ सकते हैं, लेकिन समय में पीछे नहीं जा सकते। केवल एक चीज है जो हर डायमेंशन में मूव कर सकती है, और वह है ग्रेविटी। कूपर सोचते हुए पूछता है, वे लोग जिन्होंने हमें यहाँ तक आने के लिए प्रेरित किया, क्या वह ग्रेविटी के माध्यम से हमसे कम्युनिकेट करते हैं? एमिलिया हाँ में जवाब देती है। कूपर फिर पूछता है, क्या वह भविष्य से हमसे कनेक्ट कर सकते हैं? एमिलिया जवाब देती है, हो सकता है, पर हम नहीं कर सकते। वे लोग 5th डायमेंशन के हैं, उनके लिए समय शायद फिजिकल रूप में होता है। तभी वे देखते हैं कि दूसरी बड़ी लहर उनकी ओर तेजी से बढ़ रही है। इसी दौरान उनके शिप से सारा पानी निकल जाता है। कूपर तुरंत रेंजर को उड़ाकर सीधा एंडोरेंस में लौट आता है। कूपर और एमिलिया दोनों अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से एंडोरेंस पर पहुंच जाते हैं और डॉक्टर रोमिली से मिलते हैं, जो अब बूढ़े से दिखने लगे हैं क्योंकि मिलर ग्रह पर कूपर और एमिलिया ने काफी समय लगा दिया था। कूपर रोमिली से पूछता है, हमें गए हुए कितना समय हो गया? डॉक्टर रोमिली जवाब देते हैं, तुम्हें गए हुए पूरे 23 साल 4 महीने और 8 दिन हो गए हैं। डॉक्टर रोमिली आगे बताते हैं, तुम दोनों के घर से कुछ संदेश आए हैं, जरा उन्हें देख लो। दोस्तों, यह बहुत ही भावुक दृश्य होता है जब कूपर अपने बेटे टॉम का संदेश देखता है। टॉम के कई सारे मैसेज होते हैं और अब वह भी कूपर की उम्र का हो गया है। टॉम बताता है कि ग्रैंडपा अब हमारे बीच नहीं रहे। इसी बीच कूपर को अपनी बेटी मर्फ का मैसेज मिलता है। मर्फ भी अब कूपर जितनी उम्र की हो चुकी है। कूपर ने मर्फ से वादा किया था कि जब वह उसकी उम्र जितनी हो जाएगी तब वह पृथ्वी पर वापस लौट आएगा। इसीलिए मर्फ अपने जन्मदिन के दिन कूपर के लिए एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करती है। ये सब देखकर कूपर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मर्फ अब प्रोफेसर ब्रैंड के साथ मिलकर काम कर रही थी और दोनों ग्रेविटी की इक्वेशन को हल करने में जुटे थे ताकि प्लान बी को पूरा किया जा सके। वहीं दूसरी ओर कूपर की टीम चर्चा कर रही होती है कि अब एडमंड या मैन ग्रह में से किस पर जाया जाए। कूपर कहता है, हमारे पास ईंधन की कमी है,
इसलिए हम एडमंड या मैन ग्रह में से किसी एक पर ही जा सकते हैं। हमें मैन ग्रह से लगातार सिग्नल मिल रहे हैं, तो हमें वहीं जाना चाहिए। वहीं एमिलिया कहती है, हमें एडमंड ग्रह पर जाना चाहिए क्योंकि वहां का डेटा ज्यादा वादा करता है। मैन ग्रह पर भी हमें मिलर ग्रह जैसी दिक्कतें होंगी ब्लैक होल की वजह से। ब्लैक होल एस्ट्रॉइड और कॉमेट्स को निगल जाता है और हमें और भी कई समस्याएं हो सकती हैं। कूपर तब कहता है, पर तुमने तो कहा था कि डॉक्टर मैन समझदार व्यक्ति हैं, तो फिर वह हमें मैन ग्रह से लगातार सिग्नल क्यों भेज रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम एडमंड ग्रह पर इसलिए जाना चाहती हो क्योंकि तुम वुल्फ एडमंड से प्यार करती हो और तुम्हें अब भी लगता है कि तुम उसे वहां मिल सकती हो? कूपर के इस ताने से एमिलिया नाराज हो जाती है, लेकिन सब मिलकर यह फैसला करते हैं कि वे मैन के प्लेनेट की ओर ही जाएंगे। वहीं पृथ्वी में प्रोफेसर ब्रैंड भी अब अपने अंतिम समय में पहुंच चुके थे। अपने आखिरी समय में वे मर्फ को एक गहरी सच्चाई बताते हैं। वे कहते हैं, प्लान बी जैसा तो कभी कुछ था ही नहीं। मैंने तुमसे झूठ कहा था कि तुम्हारे पिता वापस लौटकर पृथ्वी पर आएंगे। भला उन्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मैं ये सब जानता था, लेकिन मैंने हमेशा तुमसे झूठ बोला। मर्फ प्रोफेसर ब्रैंड से हैरानी में पूछती है, क्या मेरे पिताजी को इस बात का पता था कि वे लौटकर वापस नहीं आएंगे? लेकिन इससे पहले कि प्रोफेसर ब्रैंड कोई जवाब दे पाते, उनकी सांसें थम जाती हैं और वह वहीं अपना दम तोड़ देते हैं। कूपर और उसकी टीम अब मैन प्लैनेट पर पहुंच चुकी थी। चारों ओर सिर्फ बर्फ की मोटी परत और ठंडा वातावरण था। वे प्लैनेट से आने वाले सिग्नल का पीछा करते हुए एक कंपाउंड तक पहुंचते हैं, जहां अंदर जाकर डॉक्टर मैन के स्लीपिंग पॉड को खोलते हैं। डॉक्टर मैन को होश आता है और वे कूपर और उसकी टीम को देखकर भावुक हो जाते हैं। इतने समय तक जीवित रहने और किसी के आने की उम्मीद खो देने के बाद किसी का आना उन्हें जीवन का नया मौका जैसा लगता है। जब सब एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं, डॉक्टर अमेलिया डॉक्टर मैन से मैन प्लैनेट के बारे में विस्तार से बताने को कहती हैं। डॉक्टर मैन उन्हें बताते हैं कि ऊंचाई पर पानी एल्कलिक है और वायुमंडल में अमोनिया की मात्रा अधिक है, जिस कारण वहां ज्यादा देर तक सांस नहीं ली जा सकती। लेकिन धरातल के करीब एक और सतह है जहां क्लोरीन नहीं है और वहां बिना किसी परेशानी के सांस ली जा सकती है। वहां जीवन के पनपने की संभावना हो सकती है। इसके साथ ही डॉक्टर मैन ये भी बताते हैं कि उनका रोबोट किप कई महत्वपूर्ण तत्वों की पहचान में गलती कर रहा था और गलत डेटा भेज रहा था, इसलिए उन्हें उसे बंद करना पड़ा था। किप की ऊर्जा को उन्होंने मिशन के लिए उपयोग किया है। इसी बीच रोबोट टार्स डॉक्टर मैन से किप को देखने की अनुमति मांगता है ताकि वह उसे ठीक कर सके, लेकिन डॉक्टर मैन मना कर देते हैं और कहते हैं कि इसे सिर्फ एक इंसान ही ठीक कर सकता है। तभी केस के सिस्टम में एक मैसेज आता है जिसे एमिलिया प्ले करती है। मैसेज में मर्फ होती है। मर्फ मैसेज में कहती है, प्रोफेसर ब्रैंड अब हमारे बीच नहीं रहे। आगे मर्फ पूछती है, क्या तुम्हें इस सच्चाई का पता था एमिलिया? क्या मेरे पिता जानते थे कि प्लान ए कभी पूरा नहीं हो सकता? तुम्हारे पिता ने हमें झूठ में रखा। तुम सब हमें यहाँ पृथ्वी पर मरने के लिए छोड़ गए। क्या मेरे पिता को भी इस सच्चाई का पता था? ये सुनते ही मर्फ भावुक हो जाती है और रोने लगती है। उसे इस बात की पीड़ा होती है कि क्या उसके पिता भी इस झूठ से वाकिफ थे और फिर भी उसे पृथ्वी पर मरने के लिए छोड़कर चले गए। ये सब सुनकर कूपर और अमेलिया दोनों स्तब्ध रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्हें हमेशा से यही विश्वास था कि ग्रेविटी की इक्वेशन को हल करने के बाद पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को एक बड़े स्पेस शटल के माध्यम से किसी रहने योग्य ग्रह पर बसाया जा सकेगा। आश्चर्यचकित अमेलिया कहती है, मेरे पिता ने तो अपनी पूरी जिंदगी ग्रेविटी की इक्वेशन सुलझाने में लगा दी थी। इतने में डॉक्टर मैन तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि प्रोफेसर ब्रैंड पहले ही ग्रेविटी की इक्वेशन हल कर चुके थे, लेकिन इसका इस्तेमाल इसलिए नहीं किया क्योंकि इसके लिए हमें ब्लैक होल से डेटा की जरूरत थी और इस प्रकृति के नियम हमें इसे करने से रोक रहे थे। कूपर रोमिली से इसकी सच्चाई के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में डॉक्टर रोमिली बताते हैं, ये सब सच है। ग्रेविटी एक बहुत ही शक्तिशाली ताकत है जो हमारे सामने ही छुपी होती है और इसी वजह से हम इसे ब्लैक होल कहते हैं। आगे डॉक्टर मैन कहते हैं, हम चाहकर भी ब्लैक होल का डेटा इकट्ठा नहीं कर सकते, इसलिए प्रोफेसर ब्रैंड ने प्लान बी रखा ताकि किसी उपयुक्त ग्रह में इंसानों के भ्रूण के माध्यम से दोबारा इंसानों को बसाया जा सके। यह सब सुनने के बाद कूपर अब पृथ्वी पर वापस जाने का अपना निर्णय सभी को बता देता है। वहीं धरती पर मर्फ अब भी इंसानियत की उम्मीद बनकर प्लान बी पर अपनी रिसर्च जारी रखती है। उसे अपने बचपन में उस भूत की बात याद आती है जिसके बारे में वह कूपर से बताती थी। मर्फ का मानना था कि वह कोई भूत नहीं बल्कि कोई इंसान है जो किसी तरह का संदेश देना चाहता है। इसी विश्वास के कारण मर्फ अब भी हार मानने को तैयार नहीं होती। इधर मैन ग्रह पर डॉक्टर रोमिली कूपर को एक सलाह देते हैं। वह कहते हैं, जब तुम स्पेस शटल से धरती लौटोगे तो टार्स को ब्लैक होल में छोड़ देना। मेरा मानना है कि अगर किसी तरह टार्स ब्लैक होल के पार जा पाया तो वह वहां का क्वांटम डेटा पृथ्वी पर ट्रांसमिट कर सकेगा, जिससे प्लान ए को पूरा किया जा सके। कूपर डॉक्टर रोमिली की इस योजना के लिए सहमत हो जाता है। डॉक्टर रोमिली को इस प्लान के लिए रोबोट किप के कुछ हिस्सों की जरूरत होती है, इसलिए वे और टार्स मिलकर रोबोट किप पर काम करने लगते हैं।
कूपर अब अपना मिशन पूरा करने के लिए प्लान बी के तहत मानव भ्रूण को उपयुक्त ग्रहों में बसाने के लिए 3 सुरक्षित स्थानों की तलाश में है। धरती लौटने से पहले वह डॉक्टर मैन से कहता है कि उसे मैन ग्रह पर ऐसी जगह ले जाए जहां हवा सांस लेने योग्य हो। एमिलिया केस के साथ एक रेंजर में होती है, जबकि टार्स और डॉक्टर रोमिली मैन के कंपाउंड में ही रुककर मैन के रोबोट को ठीक करने में लगे रहते हैं। डॉक्टर मैन और कूपर एक ऊंचाई पर पहुंचते हैं। तभी अचानक मैन कूपर को ऊंचाई से धक्का देकर मारने की कोशिश करता है। हालांकि कूपर किसी तरह खुद को बचा लेता है। इसके बाद मैन कूपर को सच बताता है कि इस ग्रह में हवा इंसानों के लिए सांस लेने योग्य नहीं है और उसने फॉल्स डेटा भेजा ताकि कोई उसे बचाने के लिए इस ग्रह तक आ सके। इस संघर्ष में मैन कूपर पर दोबारा हमला करता है, जिसमें दोनों के बीच झड़प हो जाती है। मैन कूपर का हेलमेट तोड़ देता है, जिससे कूपर की जान खतरे में पड़ जाती है। इसी दौरान मैन कूपर को छोड़कर फ्लाइंग ऑब्जेक्ट लेकर एंडोरेंस की तरफ चला जाता है। कूपर एमिलिया से मदद की गुहार लगाता है और एमिलिया तुरंत केस के साथ रेंजर में आकर कूपर की जान बचा लेती है। वहीं डॉक्टर रोमिली और टार्स मैन के कंपाउंड में मैन के रोबोट को ठीक करने में लगे होते हैं, लेकिन अचानक मैन का रोबोट विस्फोट हो जाता है, जिससे डॉक्टर रोमिली की मौत हो जाती है। इसके बाद कूपर और एमिलिया तुरंत डॉक्टर मैन के कंपाउंड में पहुंचते हैं। वे अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में हवा में ही होते हैं। तभी टार्स मैन के कंपाउंड से खुद को बचाकर कूपर के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में आ जाता है। टार्स, एमिलिया और कूपर डॉक्टर मैन का पीछा करते हुए अपने शिप से एंडोरेंस की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर मैन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को मेन शिप एंडोरेंस से कनेक्ट करने की कोशिश करता है ताकि वह पृथ्वी पर लौट सके, पर ऐसा करने में वह विफल रहता है। नतीजतन उसका शिप विस्फोट हो जाता है, जिससे डॉक्टर मैन की मृत्यु हो जाती है और एंडोरेंस भी क्षतिग्रस्त होकर अस्थिर हो जाता है, अंतरिक्ष में गोल गोल घूमने लगता है। कूपर स्थिति को संभालने और एंडोरेंस को स्थिर करने के लिए उस ओर बढ़ता है। अपनी सूझबूझ और कुशलता से कूपर किसी तरह एंडोरेंस को डॉक करने में सफल हो जाता है। इतने में टार्स कूपर को बताता है कि वे सब ब्लैक होल की ओर खिंचते जा रहे हैं और उन्हें किसी तरह ब्लैक होल के पुल से खुद को बचाना होगा। यह सुनकर कूपर और एमिलिया चिंतित हो जाते हैं। टार्स पूछता है, क्या मैं मेन इंजन का उपयोग करूं? कूपर उसे मना कर देता है क्योंकि ऐसा करने से बहुत अधिक ऊर्जा खर्च हो जाएगी और वे पहले से ही ईंधन की कमी का सामना कर रहे हैं। कूपर एमिलिया को बताता है कि उनके पास पृथ्वी तक लौटने के लिए लाइफ सपोर्ट नहीं बचा है, पर वे एडमंड ग्रह तक पहुंच सकते हैं। एमिलिया फ्यूल की कमी का जिक्र करती है, जिस पर कूपर उसे समझाता है कि उसके पास एक योजना है। कूपर बताता है कि वे ब्लैक होल के होराइजन तक खुद को खींचने देंगे और फिर स्लिंग शॉट की मदद से एंडोरेंस को एडमंड ग्रह की ओर मोड़ देंगे। वह टार्स को निर्देश देता है कि उसके बाद उसे ब्लैक होल में प्रवेश करना होगा। एमिलिया पूछती है कि क्या टार्स को ब्लैक होल में भेजना जरूरी है, और कूपर जवाब देता है कि ब्लैक होल की ग्रेविटी से बाहर निकलने के लिए ऐसा करना जरूरी है। जैसे ही तीनों अपने शिप के साथ ब्लैक होल की ओर खिसकने लगते हैं, टार्स कहता है कि वह ब्लैक होल में पहुंचकर सारा डेटा पृथ्वी पर ट्रांसमिट कर देगा, जिससे ग्रेविटी को समझा जा सकेगा। टार्स उन्हें चेतावनी देता है कि वे अब ब्लैक होल के पास पहुंच चुके हैं। कूपर टार्स को निर्देश देता है कि वह तुरंत थ्रस्टर्स ऑन करें। थ्रस्टर्स के इस्तेमाल से वे ब्लैक होल की ग्रेविटी को स्केप करने में सफल हो जाते हैं और टार्स खुद को डिटैच करके सीधा ब्लैक होल की ओर बढ़ता है, जिससे उनका संपर्क टूट जाता है। इसके बाद कूपर भी खुद को डिटैच करने का फैसला करता है ताकि वह ब्लैक होल में प्रवेश कर सके। एमिलिया उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कूपर उसे न्यूटन के 3rd लॉ का हवाला देते हुए समझाता है कि कहीं पहुंचने के लिए कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं। एमिलिया रो पड़ती है और कूपर खुद को डिटैच कर लेता है, ब्लैक होल के होराइजन की ओर बढ़ जाता है। कूपर के डिटैच होते ही एमिलिया एडमंड ग्रह की ओर अपनी यात्रा जारी रखती है। कुछ देर बाद कूपर का एमिलिया से संपर्क टूट जाता है और उसके फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में सभी सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं। चारों ओर गहरा अंधेरा छा जाता है और कूपर को ग्रेविटी की तेज टर्बुलेंस महसूस होती है जो लगातार बढ़ रही होती है। उसका शिप टूटने लगता है और उसमें आग लगने लगती है। ऐसे में कूपर खुद को इजेक्ट कर बाहर निकल जाता है और हवा में तैरता हुआ एक रहस्यमय स्थान पर पहुंचता है, जो एक टेसरैक्ट होता है, जहां से उसे एक कमरे का दृश्य दिखाई देता है। कूपर कमरे की दीवारों को जोर जोर से पीटता है ताकि वह उस ओर जा सके, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता। अचानक उसे दीवार से एक किताब गिरती हुई दिखाई देती है और सामने मर्फ का बचपन का दृश्य उभरता है। यह वही समय होता है जब मर्फ कूपर को बताती है कि उसके बुक शेल्फ से किताबें अपने आप गिर रही हैं। कूपर चिल्लाकर मर्फ मर्फ पुकारता है और फिर अपने चारों ओर समय को फिजिकल रूप में देखता है। वह इस टेसरैक्ट के जरिए उस समय में पहुंच जाता है जब वह मिशन पर जाने के लिए घर से निकल रहा था। कूपर किताबें गिराकर मर्फ को मोर्स कोड में संदेश भेजने की कोशिश करता है कि वह उसे जाने से रोके। वह उसे स्टे का संदेश भेजता है।
ये वही क्षण होता है जब मर्फ कूपर को अपनी कॉपी में स्टे लिखकर संदेश देने की कोशिश करती है, लेकिन कूपर उस संदेश को नजरअंदाज कर मिशन पर चला जाता है। हताश कूपर अपने पुराने समय को देखता रहता है और तभी टार्स से उसका संपर्क हो जाता है। टार्स उसे बताता है कि यह 5वीं डायमेंशन है और 5th डायमेंशन के लोगों ने ही उसे यहाँ बचाया है। टार्स बताता है कि ये लोग हमें 3rd डायमेंशन में स्पेस टाइम के माध्यम से 5वीं डायमेंशन की वास्तविकता को समझने का मौका दे रहे हैं। टार्स के अनुसार यहाँ समय फिजिकल रूप में मौजूद है और कूपर इस स्पेस टाइम का उपयोग कर ग्रेविटी के माध्यम से दूसरी दुनिया में संपर्क कर सकता है। कूपर टार्स से पूछता है, क्या तुम्हारे पास क्वांटम डेटा है? टार्स जवाब देता है कि वह सभी वेवलेंथ का उपयोग कर डेटा ट्रांसमिट करने की कोशिश कर चुका है, लेकिन कोई भी सिग्नल बाहर नहीं जा रहा है। इस पर कूपर कहता है, मैं ये क्वांटम डेटा मर्फ को भेज सकता हूँ। टार्स पूछता है कि इतनी जटिल जानकारी एक बच्ची के लिए समझना मुश्किल होगा, पर कूपर समझ जाता है कि 5वीं डायमेंशन के लोगों ने उसे नहीं बल्कि उसकी बेटी मर्फ को चुना है। वह समय में उस बिंदु पर पहुंचता है जब मर्फ एक वैज्ञानिक बन चुकी होती है। इस बीच पृथ्वी पर हालात बद से बदतर हो चुके हैं। मर्फ के भाई टॉम और उसके परिवार को अंडरग्राउंड सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए आती है। मर्फ अपने कमरे में सामान लेने जाती है और अपनी बचपन की कॉपी को देखती है। उसे वह घड़ी भी याद आती है जो कूपर ने उसे दी थी। उधर टेसरैक्ट में कूपर टार्स को निर्देश देता है कि ब्लैक होल का सारा क्वांटम डेटा उसे मोर्स कोड के रूप में भेजे। कूपर मर्फ की घड़ी में मोर्स कोड के जरिए डेटा ट्रांसफर करना शुरू करता है। पृथ्वी पर मर्फ ध्यान से अपनी घड़ी को देखती है और समझ जाती है कि यह उसके पिता हैं जो उसे कोई संदेश देना चाहते हैं। उसे एहसास होता है कि उसका भूत वास्तव में उसके पिता कूपर ही थे। मर्फ तुरंत सारा मोर्स कोड रिकॉर्ड करती है और उस पर काम करने लगती है। इस तरह वह ब्लैक होल के क्वांटम डेटा की मदद से ग्रेविटी की जटिल गणनाओं को हल करने में सफल हो जाती है। वहीं दूसरी ओर टार्स कूपर को बताता है कि 5th डायमेंशन के लोग टेसरैक्ट बंद कर रहे हैं। इस पर कूपर कहता है, टार्स, तुम अब तक नहीं समझ पाए, ये किसी 5th डायमेंशन के लोगों का काम नहीं है, ये हमारा ही काम है। टार्स कहता है कि ऐसा काम करना हमारे जैसे इंसानों के बस की बात नहीं है। तब कूपर बोलता है, अभी नहीं, पर एक दिन जरूर आएगा जब हम यह सब कर पाएंगे। इस बीच टेसरैक्ट पूरी तरह से बंद हो जाता है और अगले दृश्य में कूपर एक बिस्तर पर लेटा दिखाई देता है। जब कूपर उठता है तो उसके आसपास 2 डॉक्टर होते हैं। वह कमरे से बाहर झांकता है और वहां का अद्भुत नजारा देखकर डॉक्टर से पूछता है, मैं कहाँ हूं? डॉक्टर जवाब देता है, यह कूपर स्टेशन है, इसका नाम आपकी बेटी के नाम पर रखा गया है। यह स्टेशन शनि ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। कूपर को समझ में आ जाता है कि उनका प्लान ए सफल हो चुका है। इसके बाद वह अपने घर जाता है जो अब कूपर स्टेशन में ही स्थित है। वहां वह टार्स को ठीक करता है और फिर अपनी बेटी मर्फ से मिलने जाता है। दोनों के बीच गहरी और भावुक बातचीत होती है। अंत में मर्फ कूपर से कहती है, अब तुम्हें जाना होगा। कूपर पूछता है, कहां? इस पर मर्फ जवाब देती है, एमिलिया ब्रांड के पास। कूपर फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में टार्स को अपने साथ लेकर एमिलिया की ओर रवाना हो जाता है, जो अब एडमंड प्लैनेट पर होती है। आखिरी दृश्य में एडमंड प्लैनेट पर एमिलिया का स्पेस सूट का हेलमेट हटाया हुआ दिखाया जाता है, जो इस बात का संकेत देता है कि इस प्लैनेट पर मानव जीवन पनपने की संभावना है। इसी के साथ आज की ये मूवी यहीं खत्म होती है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की मूवी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह कोशिश अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।